Today we will start with the new chapter, new topic, residential status. Okay? ये रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत बेसिक चैप्टर है और बहुत सिंपल चैप्टर है और इसको आपको करना इसलिए जरूरी है कि बाकी सारे चैप्टर्स में आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद जितने भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे सभी में जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को जो पीडीएफ दिया गया है उसमें आप आइएगा एकदम 2.2 पेज पे, तो वहां पर आपको रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताया गया है। किसी भी इंडिविजुअल का या फर्म का, कंपनी का क्यों रेसिडेंशियल स्टेटस पता किया जाता है, उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस जैसा होगा उसके हिसाब से उसको टैक्स का पेमेंट करना होगा। वह जिस कंट्री में रेसिडेंट होगा उस कंट्री में उसे टैक्सेशन का पेमेंट करना होगा। इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस को पता करना पहले जरूरी होता है। सबसे पहले आप लोगों को जो वो चार्ट दिया गया ना, उस चार्ट में देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 6 में हम लोग इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से फर्म का, एलएलपी का, एओपी का, बीओआई का और कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस में 3 टाइप में हो सकता है। जैसे कि एक रेसिडेंट होता है, दूसरा होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट भी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। और तीसरा है यहां पर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और इसमें एक नया चीज जुड़ के आया है, डिम्ड रेसिडेंट इंडिविजुअल का। डिम्ड रेसिडेंट वाला जो पॉइंट है ना, जो आप देख पा रहे हो, ये पहले नहीं हुआ करता था। अगर कोई लोग यहां पे बैठा है जो बीकॉम में पढ़ाई किया होगा ना, वह डिम्ड रेसिडेंट वर्ड कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, कभी ये पहले था ही नहीं। ये पहली बार आप लोगों का प्रीवियस ईयर 2021 में आया है। आपको इसी बार ये पढ़ने की शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए नया है। कोई भी बच्चा अगर पहले भी पढ़ा है और वो मान लो पिछले ईयर में एग्जाम्स दिया है तो ये नहीं जानता होगा। ये चीज नया है आपके लिए बिल्कुल। और नया नॉन रेसिडेंट, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट अगर कोई पर्सन है तो वह 2 तरह का रेसिडेंट हो सकता है। अगर कोई पर्सन इंडिया में, अच्छा रेसिडेंट और सिटीजनशिप दोनों ये अलग अलग बात होती है। मैं थोड़ी देर में आपको ये भी क्लियर करूंगा कि सिटीजनशिप क्या होता है और रेसिडेंट होना क्या होता है। इसके बारे में भी आपको लिखाया जाएगा कैसे कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो आपका यहां पर रेसिडेंट में क्या होता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। मतलब रेसिडेंट के ये 2 टाइप है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका डिम्ड रेसिडेंट, इंडिविजुअल के लिए सिर्फ है। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए डिम्ड रेसिडेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। और एक होता है नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट तो क्लियर पता चलेगा, लेकिन ये कैसे आप बोल सकते हो, थोड़ा बहुत आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक डेफिनेशन पढ़ा होगा 182 डेज वाला, ऐसे कुछ कभी, तो वो सब चीजें भूल जाओ। नया एकदम फ्रेश टैक्स वाला अपनों को पढ़ना है। उसके बाद देखो यहां पर फॉर्म, एलएलपी, एओआई, बीओआई और कंपनी, एओपी, बीओआई और कंपनी, इनमें रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कंसेप्ट होती नहीं है। ये सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये कंसेप्ट आता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिर इंडिविजुअल के लिए आता है डिम्ड रेसिडेंट, फिर आता है नॉन रेसिडेंट। लेकिन एओपी के लिए, बीओआई के लिए, कंपनी के लिए, फर्म के लिए, इन सारे लोगों के लिए सिर्फ 2 ही बातें आती है, या तो ये रेसिडेंट होते हैं या फिर नॉन रेसिडेंट होते हैं। तो ये मैं आपको अभी चैप्टर्स तो पढ़ाने की शुरुआत ही नहीं किया हूं, आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इस चैप्टर के दौरान आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लियर ना? उसके बाद से यहां पर स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 में जो लिखा है, ये इनका किस तरह से ये लोग का टैक्सेबिलिटी आएगा। तो ये जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाली बात जो लिखी गई है ना, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ये चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, मैं अपना सिंपल वाला आपको लिखा के कराऊंगा। आप सबसे पहले सेक्शन 6 में आ जाइए। बहुत सिंपल है ये चैप्टर, रेसिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन 6 वाले पॉइंट पे आ जाइए। सबसे पहले हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे इंडिविजुअल का। ठीक है, इंडिविजुअल आपको समझ में आ जाएगा, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और देन आफ्टर तो उसके बाद कंपनी, बीओआई, ये सबका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, एक लाइन में रूल्स खत्म। देखिए यहां पर बोला है ना कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ एन एसएससी। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब आपको टैक्स देना है, वह किसी एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से तय होता है।
जैसे मैं आपको इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियन कोई क्रिकेटर है, वह इंडिया आ रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, तो वह ऑब्वियस सी बात है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के नेशनल टीम में खेलता है, तो वह ऑस्ट्रेलिया का ही सिटीजन होगा। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो, एग्री हो। तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, तो आपके मन में तो आएगा कि इंडिया में आके अर्निंग करेगा तो वह टैक्स तो इंडिया को देगा, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है। लेकिन वो बच्चे ने क्या किया, उस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने इंडिया आया, तो इंडिया में उसका टूर बहुत लंबा था। पहले आकर के यहाँ 5 टेस्ट मैच खेला, 7 वनडेज खेला, उसके बाद 5 2020 खेला, और उसके बाद पूरा IPL सेशन उसके सामने था। उसके अलावा भी उसको कई सारे एडवर्टीजमेंट शूट भी इंडिया में करने थे। बहुत बड़ा फेमस क्रिकेटर है, नाम तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। हाँ, तो अपना वो स्मिथ, तो वो क्या किया, इतना सारा उसका मतलब यहाँ पे और था, तो कम से कम उसका ये टोटल टूर मिला करके 8 मंथ का उसका टूर हो गया। मोर देन 200 डेज वह इंडिया में स्टे कर लिया। 200 डेज से ज्यादा वह इंडिया में क्या कर लिया, स्टे कर लिया। तो क्या उसे इंडिया में टैक्स देने की जरूरत है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये उसके सिटीजनशिप से नहीं पता चलेगा, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस से पता चलेगा। इसी कारण से हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने जा रहे हैं, और इंडिया का गवर्नमेंट ऐसा रेसिडेंशियल स्टेटस का अपना स्ट्रक्चर बनाया है कि आप सिटीजन हो या ना हो, अगर रेसिडेंट हो तो टैक्स देके जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पहला लाइन में देखो आपको क्या लिख के दिया है, आप अपने स्क्रीन पे देखिए सभी लोग। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ एन SSC, इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी SSC का किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर द एक्ट। एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट के रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके सिटीजनशिप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर बोला है फॉर ऑल पर्पस ऑफ इनकम टैक्स टैक्स पेयर आर, इनकम टैक्स के सभी पर्पस के लिए, सभी पर्पस मतलब जो भी आगे हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं उसके लिए टैक्स पेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। क्या क्या उनका ब्रॉड कैटेगरीज है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब किनको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाता है, उसका डेफिनेशन है प्रॉपर, मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको तुरंत समझाने के लिए, क्विक समझाने के लिए मेरे को देख लो, मैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं। तुम लोग भी है, मैं भी हूं, क्योंकि हम लोग जब से जन्म लिए इधर इंडिया में ही पड़े हुए हैं, है ना। तो हम लोग प्योर एकदम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। लेकिन ऐसे बोलने से नहीं होगा कि जन्म से इंडिया में इसलिए हम रेसिडेंट है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा नंबर यहां पर है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का एक क्लासिफिकेशन है, और तीसरा है नॉन रेसिडेंट। ये किन के लिए बात हो रहा है? इंडिविजुअल के लिए, ठीक है ना। उसके बाद से देखो इंडिविजुअल के लिए, देन आफ्टर आपका यहां पर AOP और BOI फॉर्म के लिए तो सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट वाली कहानी होती है। देखो नीचे ये जो चार्ट बनाया उसके जस्ट नीचे जो लाइन लिखा गया उस पर आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए मेरे बच्चों। लिखा द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन SSC मस्ट बी असर्टेन्ड विथ रेफरेंस टू ईच प्रीवियस ईयर। हर प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस तय होती है, हर प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से, मतलब किसी एक साल से नहीं तय होती है, उसके पिछले ईयर्स के भी बातें ध्यान में रखी जाती है। वो कैसे रखा जाता है पूरा मैं बताऊंगा इधर। बोला अ पर्सन हु इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन 1 ईयर मे बिकम नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट may become non-resident or resident but not ordinary resident in the another year and vice versa। देखो मैं चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बताऊंगा। जैसे मान लो मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, एग्री हो इस बात से? मैं कैसा रेसिडेंट हूं? ROR हूं, ठीक है ना, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं मैं इंडिया में। लेकिन मैं दूसरे ईयर में मैं इंडिया में नहीं रहा, पूरे ईयर भर के सिटीजन इंडिया का ही हूं मैं, लेकिन पूरे ईयर भर के लिए मैं चला गया US से। मैं बोला उधर से अभी ऑनलाइन क्लास आएगा, अपना ऐप है उधर से क्लास आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। मैं इंडिया में था ही नहीं पूरा 1 साल आने वाले, मतलब सिर्फ इंडिया में 30-40 दिन था, बाकी मैं उधर चला गया US से। तो मैं पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर 1920 में मैं इंडिया में ROR था। ROR क्यों था? क्योंकि 1920 तक पूरा इंडिया में बचपन से मैं यहीं पे था। लेकिन जस्ट उसके बाद वाले ईयर में 2021 के दौरान मैं इंडिया में यहां पे
एनआर बन गया, नॉन रेसिडेंट पूरा। कैसे? क्योंकि मैं इंडिया में सिर्फ 30 डेज था और बाकी पूरा समय मैंने स्पेंड किया अपना फॉरेन में। बात समझ में आ रही है ना? तो यही चीज यहां पे बोला है कि किसी एक प्रीवियस ईयर में पर्सन आरओआर या आरएनओआर हो सकता है, लेकिन दूसरे ईयर में एनआर भी बन सकता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो एक बार उस लाइन को दोबारा अपने पढ़ते हैं। बोला अ पर्सन हु इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन 1 ईयर, 1 ईयर मतलब प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, मे बिकम नॉन रेसिडेंट और द RNOR मतलब रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द अनदर ईयर, या फिर अगर वह नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो वह इंडिया में आकर के रेसिडेंट भी बन सकता है। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन चलता रहेगा। अब इंडिया में किसी पर्सन को कैसे इंडिया में रेसिडेंट होना बोला जाएगा, ये अब आप लोग पढ़ने जा रहे हो। यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। अच्छा, ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये रूल्स आपके भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ रहेगा। कोई भी ऑथर का किताब आप खरीद लो पूरे देश में जाकर के, ये रूल्स में एक डॉट का भी फर्क नहीं रहेगा, सिमिलर रहता है पूरा। ठीक है, मेरे पास और एक किताब यहां पर है, इसमें भी सेम लिखा है, और भी एक किताब यहां सामने पड़ा हुआ है, उसमें भी सेम लिखा होगा, सभी में सेम टू सेम लिखा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने को है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं हमारे वाले किताब में कुछ अलग लिख देगा तो सर असंभव, नहीं लिखेगा। ठीक है, देखो क्योंकि ये एक्ट सेक्शन 6 जो आप पढ़ने जा रहे हो, ये इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, तो उसको तो कोई बदल नहीं सकता ना ऑथर, इसलिए ध्यान से यहां से आपको पढ़ना है, पूरा ध्यान दीजिए। बोला है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। बोला एज पर सेक्शन, वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज सेटिस्फाइड देन इन एनी प्रीवियस ईयर। बोला एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, एनी प्रीवियस ईयर, लेकिन अपने को दूसरे प्रीवियस ईयर से मतलब नहीं है। अपना प्रीवियस ईयर क्या है? 2021 है, जिसमें हम लोग एग्जाम देंगे, तो 2021 प्रीवियस ईयर पे आपको फोकस करना है, वह कोई भी प्रीवियस ईयर हो सकता है। तो बोला अंडर एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। नीचे लिखे गए दोनों कंडीशंस में से अगर वह कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो उस पर्सन को इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा। अब देखो ये जो रोमन का नंबर 1 और रोमन का नंबर 2 दिया है ना, ये नंबरिंग नहीं है, ये सेक्शन 6 सबसेक्शन, यहां पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, और ये रोमन में जो दिया है ना वो क्लॉज 1 है। जो रोमन का नंबर 1 दिया है ना वो क्लॉज 1 है, वो क्लॉज बोला जाता है। क्लियर ना? तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में बोला है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहता है तो उसको इंडिया का रेसिडेंट बोला जाएगा। जैसे अगर मान लो अपना प्रीवियस ईयर क्या है, अपना प्रीवियस ईयर है 2021, इस दौरान मैंने पूरा इंडिया में बिताया, या मैं इंडिया में यहां पर 210 डेज इंडिया में था, तो क्या मुझे इंडिया का रेसिडेंट बोला जाएगा? यस, बोला जाएगा। स्मिथ आता है इंडिया और 210 दिन के टूर पे इंडिया में रहता है, खेल वेल खेल के जाता है पूरा एकदम अपना, तो क्या उसे उस ईयर में इंडिया में रेसिडेंट बोला जाएगा? यस, रेसिडेंट होगा वो। अब ऑर्डिनरी होगा कि नॉट ऑर्डिनरी होगा, इसका निर्णय बाद में करेंगे दूसरे सेक्शन में चल के। फिलहाल हम ये चेक करें कि रेसिडेंट है कि नहीं है, और रेसिडेंट होने के लिए आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के 2 क्लॉज को आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला क्लॉज मैंने बता दिया। अब दूसरे क्लॉज में क्या लिखा ना कि उसको करंट प्रीवियस ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा बोलो? करंट प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा? दूसरा बोल रहा है, दूसरा बोला अपना करंट प्रीवियस ईयर क्या है भाई? अपना करंट प्रीवियस ईयर है 2021। इसमें अगर कोई इंडिविजुअल 60 डेज रहता है, एटलीस्ट 60 डेज, वो 65 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 182 से मतलब कम होना होगा। ज्यादा हो गया 182 से तब तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, और पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब तो वो ऑटोमेटिक रेसिडेंट बन जाएगा। तो दूसरे की तलाश उसको करनी है क्या? क्योंकि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बोलता है कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो तो हम तुमको क्या मान लेंगे?
रेसिडेंट मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर 182 डेज से नीचे होगा तब तो दूसरे कंडीशन की तरफ हमें ध्यान देना है। 182 डेज क्रॉस कर गया तो दूसरे कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा में बोलता हुआ 60 डेज रहेगा करंट प्रीवियस ईयर में, और इस करंट प्रीवियस ईयर का ठीक इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स। इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स मतलब 1920, 1819, 1718 और 1617, ये 4 प्रीवियस ईयर में मिला करके करंट प्रीवियस ईयर के जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग के 4 इयर्स में उसे 365 डेज एटलीस्ट 365 डेज वह इंडिया में रहा होगा, तब भी उसको इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। जैसे मान लो कोई फॉरेन क्रिकेटर है या कोई फॉरेन बिजनेस पर्सन है, वह इंडिया में आया करता है, पिछले सालों में भी इन हर ईयर्स में वह इंडिया में विजिट किया है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है ना। और कभी वह 90 डेज रहा है, कभी 110 डेज रहा है, ऐसे करके उसका 365 डेज क्रॉस है, और इस ईयर में आके सिर्फ वह 62 डेज रह के गया, तो भी गवर्नमेंट उसको बॉर्डर पे पकड़ लेगा, बोलेगा तू रेसिडेंट है, इधर दे के जा पहले साइड में, ठीक है, टैक्स दे के जाओ। समझ में आ रहा है ना। तो ये बोला है कि ये प्रीवियस ईयर में, देखो अब वहां पे दूसरा नंबर क्लॉज में जो लिखा है, जो मैं ये समझाया हूं वही वहां पर लिखा हुआ है, पढ़ लो। अच्छा, जब भी दूसरा नंबर कंडीशन पढ़ोगे ना तो फिर से वो सेक्शन 6 से पढ़ने का शुरुआत करना, मतलब जो वहां पर आपको ये दिया गया ना कोलोन, तो वहां से पढ़ने का शुरुआत करोगे। देखो क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया in any previous year if he is satisfied, if he has been in India during the 4 years, if he has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more चलेगा, 365 डेज से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 365 डेज उसको रहना पड़ेगा। इसको मैं ना यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा है मैं उसको बदल के भी बोल दूंगा, आप वैसे तरीके से भी एग्जाम्स में लिख सकते हो। तो ये बोला है कि 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब होता है कि अपना जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का उसका ठीक पहले के 4 साल। अब ये नहीं कि 1998 99 वाला ईयर मत जोड़ने लगना, ठीक पहले के 4 साल, ठीक है। तो बोला है इफ ही हैज बीन इंडिया ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर, ऐसे बोलोगे इफ ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर्स immediately preceding the current previous years for at least 365 days and 60 days in the current previous year, then he is also treated as the क्या हो जाएगा, रेसिडेंट इन इंडिया, तब उसको भी रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। अच्छा, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को हम लोग करंट प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जहां पर मैं करंट प्रीवियस ईयर वर्ड बोल रहा हूं ना, वहां पर आप रेलिवेंट प्रीवियस ईयर लिख सकते हो। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मतलब अपना प्रीवियस ईयर, समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो अगर बोलता है आगे कि ये दोनों कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाएगा तो वह इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। अब बोला है कि इफ द इंडिविजुअल सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द कंडीशंस मेंशन्ड अबव ही इज अ रेसिडेंट, तब वह रेसिडेंट मान लिया जाएगा। अभी वह सिर्फ रेसिडेंट बना है, क्या हमने उसका ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या अभी हमने ये बात तय कर लिया है? नहीं किया है, इसको दूसरे सेक्शन में करेंगे। फिलहाल आप ये देखो कि रेसिडेंट है या नहीं है। तो अगर वह उसमें से कोई भी एक सेक्शन को सेटिस्फाई कर देता है तो वह रेसिडेंट मान लिया जाएगा। और अगर सेक्शन 6 कोई पर्सन को नॉन रेसिडेंट कब माना जाता है, अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के कोई भी कंडीशन को वह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वैसे पर्सन को इंडिया में नॉन रेसिडेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? नॉन रेसिडेंट माना जाता है। अब देखो कुछ यहां पर ये बातें समझाई गई है नोट्स के तौर पे जो इंपॉर्टेंट है आपको एकदम। अब आप प्रोफेशनल कोर्सेस में हो, जैसे बीकॉम्स वाले बच्चों को ये सब वो ठीक है रहने दो, वो तुम लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये एक एक चीज जानना जरूरी है क्योंकि आपको इसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा आगे चल के। तो देखिए ध्यान से, मतलब बोला है ना कि ये जो 4 साल का प्रीवियस ईयर था उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि लगातार उसको रहना पड़ेगा, कभी भी आएगा कभी भी जाएगा चलेगा। जैसे मैं ये बोला कि 1920 के दौरान 110 दिन रहा इंडिया में, तो कोई ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि 110 दिन लगातार रहेगा। फिर 20 दिन के लिए गया, फिर 10 दिन फॉरेन में घूम के फिर आया इधर अपने बिजनेस के काम से, आ सकता है, ठीक है, वो भी काउंट में आएगा। देखो क्या लिखा है, द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया।
इंडिया का टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन। इंडिया का जो समुद्री तट है, कोस्ट लाइन को समुद्री तट बोलते हैं, थोड़ा हिंदी में मैंने बोल दिया बट आप समझ जाओगे। तो वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई पर्सन रहता है वाटर में, इंडियन वाटर में, तब भी उसको इंडिया में रेसिडेंट होना माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इवन द स्टे इन अ शिप और बोट moored in the territorial water of India would be sufficient to make the individual resident in India। अब ऑब्वियस सी बात है कि स्टे इन इंडिया करेगा, टेरिटोरियल वाटर में रहेगा तो पानी में थोड़े ना तैरता रहेगा वो, ठीक है, कि बोट शिप में ही होगा वो। दूसरा बोला है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ मस्ट बी कंटिन्यूअस और एक्टिव, नॉर इट इज इसेंशियल दैट द स्टे शुड बी एट द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। मतलब ये भी बोला है ना कि इंडिया में, जैसे मैं यहां पे बोला कि 110 दिन रहा 1920 में, 1920 में कितना दिन रहा, तो लगातार रहना जरूरी नहीं है। 110 दिन वह जाके आएगा, जब आएगा तभी से काउंटिंग शुरू, मीटर चालू उसका, है ना। तो वैसे भी 110 दिन रह सकता है। यह भी जरूरी नहीं है कि जिस यूजुअल प्लेस पे आके वह पहली बार रहा था उसी प्लेस पे उसको हर बार रहना पड़ेगा। कभी वो कोलकाता में आके मीटिंग कर सकता है, कभी दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कहीं भी जाके वह रह सकता है, इंडिया में है ना, काउंट होगा। फिर उसके बाद बोला है ना कि उसका जरूरी नहीं है। फिर ये भी बोला है इट इज इसेंशियल दैट द स्टेट शुड बी एट द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब अपने सेम बिजनेस प्लेस पे आएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। एक बार मान लो बिजनेस के लिए आया, दूसरी बार हो सकता है अपने फैमिली के साथ घूमने आया, तो भी उसका काउंटिंग रहेगा। तो ये भी दिमाग में आपको रखना है। नंबर 3 पे आ जाइए, सी नंबर पॉइंट पे, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा पूरा। उसके बाद बोला है फॉर द, अच्छा इन सबके ऊपर सम्स करने वाले हम लोग, तो आप ये अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो सम्स आपके लिए तो बहुत बड़ा आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज द डेट ऑफ अराइवल्स आर कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया। मतलब जिस दिन इंडिया में आएगा वो दिन और जिस दिन इंडिया से जाएगा वो दिन, दोनों ही उस इंडिया में ही रहना माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना, दोनों दिन उसका इंडिया में ही रहना माना जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और फिर नंबर डी में बोला द रेसिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स पर्पस हैज नथिंग टू डू विथ द सिटीजनशिप। मतलब बोला है कि उसके नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, सिटीजनशिप से कोई टैक्स लेना, रेसिडेंशियल स्टेटस होता है सिर्फ टैक्स लेने के लिए, वह नागरिक किस देश का है उससे कोई वास्ता नहीं है टैक्सेशन का, है ना। प्लेस ऑफ बर्थ या डोमिसाइल उसका क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पर देखो, जहां पर एक्सेप्शनल केसेस क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमें क्या करना होगा, किसी पर्सन को इंडिया में रेसिडेंट साबित करने के लिए कितने कंडीशंस फुलफिल होने की जरूरत है, 2, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 2। क्लियर, जो आप अपने पीडीएफ पे देख पा रहे हो अभी। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जहां पर 182 डेज वाले कंडीशंस को नहीं लिया जाता है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा एक्सेप्शंस। अच्छा, एक्सेप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, बोला है द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ ऐसे कैटेगरी के इंडिविजुअल्स हैं विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ द पीरियड ऑफ देयर स्टे ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 182 डेज और मोर। मतलब ये 182 डेज से ज्यादा रहेंगे तभी उसको इंडिया में होना माना जाएगा, 60 डेज वाला कंडीशन उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। बोला इन अदर वर्ड्स इवन इफ सच पर्सन वेयर इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज एंड द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ड्यू टू रीजंस that their stay in India was for 365 days or more during the 4 immediately preceding year। मतलब बोला है कि उनका अगर मान लो अगर कोई इंडिविजुअल है, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं आपको, इंडिविजुअल है वह, उसके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 सेटिस्फाई करना जरूरी है एकदम। दूसरा, अगर वह सेटिस्फाई कर भी दे रहा है, जैसे कि प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में वह 64 डेज इंडिया में रह गया, प्रीवियस 4 इयर्स में वह इंडिया में 480 या
720 डेज भी इंडिया में रहता है, 720 डेज बहुत होता है, तब भी उसको इंडिया में रेसिडेंट होना नहीं माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक्सेप्शंस जहां पे पढ़ रहे हो वहां पर उसको कंडीशन 2 जो है ना वो सेटिस्फाई कर भी देगा तो भी उसको इंडिया में रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। उनको 182 डेज वाला सेटिस्फाई करना होगा तब उसको इंडिया में रेसिडेंट होना माना जाएगा। कैसे? देखो कौन कौन से ऐसे लोग हैं। देखो पहला बोला है ना कि इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया, मतलब जो भारत छोड़ के जाता है, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। दो बातों को एक साथ लिख दिया है, मतलब इंडियन पर्सन हु इज लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अगर कोई भारत का सिटीजन है, इंडियन नागरिक, और वह भारत छोड़ के फॉरेन जा रहा है नौकरी के लिए, जॉब के पर्पस के लिए, तब उसके लिए कंडीशन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा, वो एक्सेप्शन में चले जाएंगे। उसको 182 डेज इंडिया में रह के जाना होगा तभी वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा और तभी उसे इंडिया में टैक्स देने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप। इंडियन शिप समझ रहे हो ना, जो इंडियन, या तो वह नेवी में जॉब करता होगा या फिर मर्चेंट नेवी में जॉब करता होगा, क्लियर ना, तभी तो वह इंडियन शिप पे अपना समय बिताता है। 6-6 महीना उनका 1-1 साल तक फेलोशिप में उनका समय निकल जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए है कि उनका 60 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई अगर होगा तो भी उनको रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। उनको सिर्फ और सिर्फ 182 और उससे ज्यादा दिन अगर इंडिया में रहेगा तब उसको इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। 2 एक्सेप्शनल लोग हैं। ये सारी रूल्स मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूं, कभी रास्ते में भी मिल जाओगे पूछ लूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो आगे क्या बोला है नंबर 2 में, नंबर 2 वाला में मैंने अभी पहला सिर्फ बताया, नंबर 2 में देखो बोला है यहां पर कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई इंडिया का नागरिक भी है या कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बिंग रिसाइड हु बिंग आउटसाइड इंडिया, जो हमेशा इंडिया के बाहर ही रहता है, कम्स ऑन अ शॉर्ट विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जैसे मान लो कोई इंडियन सिटीजनशिप ले रखा है लेकिन रहता वो हमेशा फॉरेन में है, या कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, जैसे उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के रहने वाले थे लेकिन वो अपना सिटीजनशिप फॉरेन में रखा है, रहता भी उधर है, लेकिन इंडिया में सिर्फ शॉर्ट विजिट के लिए कभी कभी घूमने आता है। तो क्या दूसरा कंडीशन है, इंडियन सिटीजन और द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who permanently resides outside India but comes to India for a short visit, तब उनके लिए कंडीशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा, उनको फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करना होगा 182 डेज वाला, तब जाके उसको इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों का? आगे देखिए यहां पर डिम्ड पर्सन के लिए एक कंसेप्ट लाया गया है, यहीं पर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्या बोला, हाउएवर से जो ब्लैक बोल्ड में वहां पे लिखा है ना बच्चों, यही अमेंडमेंट है, जो ब्लैक बोल्ड में लिखा है ना यही अमेंडमेंट है जो आपके ईयर में अभी से शुरुआत हो रहा है, पहले ये नहीं था। ध्यान से देखिएगा, हाउएवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, बोला है हाउएवर such person having total income other than the income from foreign source, मतलब अगर इस पर्सन का टोटल इनकम फॉरेन सोर्स के इनकम को छोड़ करके, that is income which accrues or arises outside India except income from a business controlled from or profession set up in India and which is not deemed to accrue or arise in India एक्सीडिंग ₹15 लाख। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है लाइन को, लेकिन मैं इसको आसान करके आपको बता रहा हूं। ब्रैकेट्स में जो कुछ भी लिखा है ना, ब्रैकेट्स वाले पर से आपको एक बार फोकस हटा दो, वो मैं समझाऊंगा आपको आगे चल के। बोला है सच पर्सन, ये किन पर्सन की बात हो रही है, जो पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन और द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हु परमानेंटली रिसाइड आउटसाइड इंडिया बट कम्स टू इंडिया फॉर अ शॉर्ट विजिट, उनके लिए ये अमेंडमेंट है, ठीक है। और अमेंडमेंट में आप ब्रैकेट वाले को अभी एक बार नहीं पढ़ो, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा, ब्रैकेट छोड़ के पढ़ो। सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स
एंड विच इज नॉट डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। यहां पर मतलब आपको देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दे रखा है, इसलिए समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। एक्सीड रुपीज 15 लाख बोला है कि ऐसा पर्सन का टोटल इनकम है जो कि अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स है 15 लाख रुपया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। अगर 15 लाख रुपया तक उसका इंडिया में इनकम हो जाएगा, वो इंडिया आ रहा है घूमने, लेकिन 15 लाख से ज्यादा अगर इनकम करता है तब उसको इंडिया में रेसिडेंट मान लिया जाएगा। इफ, लेकिन आगे कंडीशन है, इफ द पीरियड ऑफ हिज स्टे ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 182 डेज और मोर। अगर उसका इंडिया में रेसिडेंट होना 182 दिन या उससे ज्यादा होगा तो, और ही हैज बीन इंडिया, वो सेम कंडीशन है, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर एंड हैज बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। मतलब अमेंडमेंट क्या है यहां पर, ध्यान से देखो। अमेंडमेंट है ना यहां पे कि वह पर्सन अगर इंडियन ओरिजिन का है या इंडियन सिटीजन है जो हमेशा फॉरेन में रहता है लेकिन इंडिया आता है फॉर अ शॉर्ट विजिट, और इंडिया जब आता है तब उसका अगर टोटल इनकम उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में फॉरेन सोर्सेस को छोड़ करके अगर मोर देन 15 लाख रुपीज हो गया और इंडिया में वह 182 डेज रह गया, 182 डेज रह गया, 182 डेज नहीं 182 डेज तो नॉर्मल कंडीशन था, एक 120 डेज रह गया इंडिया में और उसके प्रीवियस ईयर्स में वो 365 डेज हो या उससे ज्यादा रहा है, तब भी उसको इंडिया में रेसिडेंट मान लिया जाएगा। मैं एक बार फिर से इस चीज को रिपीट करूं, अगर मान लो कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो परमानेंटली इंडिया के बाहर रहता है लेकिन इंडिया शॉर्ट विजिट के लिए आता है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जब वो इंडिया में आता है तब उसको क्या करना है, अगर उसकी इनकम इंडिया में 15 लाख रुपए या उससे ज्यादा है और वह इंडिया में 182 डेज से कम रहता है लेकिन 120 डेज या उससे ज्यादा रहता है, तब ऐसे सिचुएशन में उसको इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट बोलता है तुम यहां इंडिया आ रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हारा कुछ इनकम है, यहां पे 15 लाख से ज्यादा इनकम भी कर रहे हो, 120 दिन से ज्यादा रह भी रहे हो, मतलब ऑब्वियसली ऐसा गवर्नमेंट को लग रहा है, क्योंकि फॉरेन से कोई भी पर्सन आता है तो गवर्नमेंट के पास तो डेटा होता है, तो गवर्नमेंट को ऐसा बहुत सारे लोग महसूस हो रहे हैं कि जो इंडिया में अर्निंग्स भी जनरेट कर रहे हैं, 120 डेज से ज्यादा रह भी लेते हैं और टैक्स भी नहीं देते हैं, तो उनके लिए प्रोविजंस ला दिया कि आपको टैक्स देना होगा। अब एक बार पूरा शुरू से इंग्लिश में जो लिखा अमेंडमेंट उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ब्रैकेट को भी इस बार मैं इंक्लूड करूंगा, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेशन, मतलब तो समझ गए हो चीजों का, एक बार फिर से समझाता हूं जिसमें ब्रैकेट्स को भी इंक्लूड करूंगा मैं। पहले तो आप ये देख लो कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ठीक है। बोला सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। अब अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स को वहां पर एक्सप्लेन किया दैट इज बोल करके, दैट इज इनकम विच अक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया। जो फॉरेन सोर्स से इनकम होता है उसको बोलते हैं इनकम एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया। फॉरेन सोर्स से इनकम मतलब जो एक्रू हुआ, अराइज हुआ इंडिया के बाहर। फिर बोला है एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। जैसे कि फॉरेन में बिजनेस है, वहां से इनकम एक्रूज या अराइज हो रहा है लेकिन उसकी कंट्रोलिंग इंडिया से हो रही है, कंट्रोलिंग सेटअप उसका इंडिया से है, तो उसको भी नहीं लिया जाएगा। बोल दिया ना, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, कंट्रोलिंग इंडिया से हो रही है और इनकम फॉरेन में एक्रू और अराइज हो रहा है, तो उसको भी इनकम 15 लाख वाले इनकम में नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मान लो मेरा प्रोफेशन है, ठीक है, मैं प्रोफेशनल सेटअप मेरा पूरा इंडिया में है, क्लियर, लेकिन मैं इनकम फॉरेन से जनरेट कर पा रहा हूं और मोर देन 15, तो वो इनकम मेरा कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो इनकम मेरा कंसिडर नहीं किया जाएगा वो 15 लाख वाले इनकम के अंदर। बात समझ रहे हो। फिर बोला एंड विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, तो वो एक्सीड 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये सब तो मैं बता दिया हूं। और नीचे जो लास्ट लाइन दिया 120 डेज वाला वो समझो,
has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more and has been in India for at least 20 days in the previous year. मतलब पहले के 4 साल में 365 दिन और इस प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा रह लेगा, 182 से कम या और 120 से ज्यादा या कम से कम 120 दिन रह लेगा और 15 लाख से ज्यादा उसका इनकम जनरेट हो रहा है इंडिया में अदर देन द फॉरेन इनकम, तब ऐसे सिचुएशन में उसको क्या मान लिया जाएगा, इंडिया में रेसिडेंट मान लिया जाएगा। अब देखो यहां पर आपको आगे एक यहां पर अमेंडमेंट्स के बारे में बताया गया है। हाउ टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर। ये क्रू मेंबर के लिए ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो समझाया है कि कैसे क्रू मेंबर कहां कहां पे रुकेगा, इसके बारे में वो जरूरी नहीं आपके लिए, ये सब आपके एग्जाम्स का पार्ट है ही नहीं। देखो यहां पर एक इलस्ट्रेशन है, थोड़ा आप लोग कैलकुलेटर्स भी अपने साथ रखो, एक इस इलस्ट्रेशंस को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मिस्टर कॉपी पे नहीं लिखना है, वो एक लाइन का है, वो मतलब टिक मार्क क्वेश्चन है आपका, समझ लो। मिस्टर आनंद, एक बार ना मैं इसे मिटा लेता हूं ताकि मुझे समझाने में कुछ लिख के सुविधा होगा। मिस्टर आनंद, क्या बोला है? मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन and a member of crew of a Singapore bound Indian ship engaged in the carriage of passenger in international traffic departure from Chennai port on 6th June 2020। ठीक है, डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट से किस दिन वो छोड़ के जा रहा है? 6 जून 2020 को। 6 जून को जा रहा है तो 6 जून को भी उसको इंडिया में होना माना जाएगा, है ना। 7 जून से उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन आगे देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आनंद फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 assuming that his stay in India in the last 4 previous year immediately preceding the relevant previous year is 400 days। वो लिख दिया है, शॉर्ट में उसको लिख दिया वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 2021, तो उसके पहले 2021 के पहले का 4 साल के बारे में बात कर रहे हैं कि वह 400 दिन इंडिया में रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्या इंडिया में होना माना जाएगा? देखो कब, वह 6 जून को गया है, यानी अपना ईयर 1/4/2020 से शुरू होगा, अपना प्रीवियस ईयर तो 1/4/2020 से शुरू होगा, यानी अप्रैल महीने में वह पूरा इंडिया में था। कितना दिन? 30 डेज। मई में पूरा इंडिया में था, कितना दिन? 31 डेज। और जून में कितना दिन इंडिया में था? 6 डेज। कितना हो जाएगा ये? 67 डेज ये हो जाएगा। देखो लिखा भी है यहां पर, बोला है कि उसका रेलिवेंट, इसका निकालना है हमें रेसिडेंशियल स्टेटस, लिखा है आपको। अच्छा, और एक चीज लिखा है, डेट इंटर्ड इन द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय मिस्टर आनंद। डेट इंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय मिस्टर आनंद 6 जून 2020 को मिला था उसको। और डेट इंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ द साइनिंग ऑफ द शिप बाय मिस्टर आनंद 9 दिसंबर को उसका शिप कहां पहुंचा था? सिंगापुर पहुंचा था। ठीक है ना। अरे वहां पर साइनिंग ऑफ द शिप बाय मिस्टर आनंद, मतलब शिप से वह सिंगापुर जाके उतरा, सिंगापुर जा रहा था चेन्नई पोर्ट से 9 दिसंबर को। अब इसका रेसिडेंशियल स्टेटस हमें यहां से डिटरमाइन करना है। देखो पूरा आपको सॉल्व यहां पे दिया हुआ है इसका, इसको समझना है आपको। लिखा इन दिस केस सिंस मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप, तो उसके लिए 180 वो जो 60 डेज वाला कंडीशन था वह अप्लाई नहीं होगा। मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 2 यानी कंडीशन नंबर 2 जो था वह अप्लाई नहीं होगा कि 60 दिन और प्रीवियस 4 साल में 365 दिन से ज्यादा रह लेगा तो इंडिया में रेसिडेंट मान लिया जाएगा। दूसरा तो उसके लिए अप्लाई होगा ही नहीं। सहमत हो इस बात से? सहमत हो इस बात से?
उसके बाद आगे बोला है आपको कि देन ही वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। तब उसको वह इंडियन शिप के क्रू मेंबर के तौर पे है, जा रहा है इंडिया छोड़ करके, तो उसके लिए तो 182 डेज वाला ही कंडीशन अप्लाई होगा। पैराग्राफ चेंज करके बोला है द वॉयज इज अंडरटेकन बाय एन इंडियन शिप इंगेज्ड इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर इन द इंटरनेशनल ट्रैफिक originating from a port in India, that is the Chennai port, and having its destination at a port outside India, that is the Singapore port. Hence the voyage is an eligible voyage for the purpose of sections. ये भी है जो voyage से जा रहा है, मतलब जिस शिप से जा रहा है वह इस कंडीशन के लिए अप्लाई हो सकता है। आगे बोला है therefore the period, इसके लिए रूल्स ऊपर जो लिखा था ना voyages के बारे में, एलिजिबल voyage देखो किनको बोला जाता है, ऊपर में लिखा हुआ, आप लोग खुद से भी इसको पढ़ सकते हो। जस्ट इस प्रॉब्लम सम्स के शुरुआत होने के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, पैसेंजर लेके जाए या फ्रेट लेकर जाए, है ना, मर्चेंट नेवी वाला लोग फ्रेट लेके जाता है, लोग गुड्स कैरेज करता है लोग, है ना। तो आप इसके एलिजिबल वॉयस का मतलब वहां पे लिखा है, वो मैं यहां पे आपको बता दिया। अब बोला देयरफॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 6 जून 2020 एंड एंडिंग ऑन 9 दिसंबर 2020, इंडिया से चलने का शुरुआत करने का सर्टिफिकेट उसको मिला था 6 जून 2020 को, और जब वो सिंगापुर पहुंचा तब उसका तारीख था उस दिन 9 दिसंबर 2020। ठीक है, अच्छा। Bring the dates entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship and signing off from the ship by Mr. Anand. An Indian citizen who is a member of the crew of the ship has to be excluded for computing the period of his stay in India. Accordingly, 187 days. देखो 187 डेज वह इंडियन शिप में है, तो उसके लिए टाइमिंग कैसे कंप्यूटेशन होगा। नॉर्मल 25 दिन यहां पे वह ए छोड़ के जा रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब शिप में कितना दिन वह अपना बिताया है शिप में। ये तो था जब वो इंडिया में ऐसे ही था, जब वो जहाज में नहीं उठा था तब तक वह 67 डेज इंडिया में रह के गया था। अब जिस दिन वह जहाज में उठा उस दिन से काउंटिंग शुरू, कितना तारीख को उठा था, 6 तारीख को इंडिया में होना माना जाएगा। नहीं सर, हाँ, इसमें नहीं, यहाँ पे लिखा है वॉयज में कि जिस दिन वो चढ़ेगा, जिस दिन उसको सर्टिफिकेट, कहाँ लिखा है ऊपर, पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, उसमें पीरियड, द डेट एंटर्ड इनटू, अच्छा, पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड वाले पॉइंट में एक बार देख लो, द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम, अच्छा 6 से उसका काउंटिंग शुरू हो जाएगा। यहां पर वॉयज वाले केस में उसकी काउंटिंग 6 से ही चालू हो जाएगी। देखो यहां पर रूल्स में लिखा है, जो ग्रीन बॉक्स ऊपर देख रहे हो ना, पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड में सम्स के जस्ट अबव में आ जाओ, मिला क्या, लिखा है द डेट इंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय द सेड इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वॉयज। ये पीरियड कमेंस उसी दिन से होगा और पीरियड खत्म कब होगा, 9 को खत्म होगा। तो एक बार हम लोग करते हैं इसका शुरुआत, 6 तारीख से काउंटिंग उसकी शुरुआत करो, तब इंडिया में जून महीने में सिर्फ 5 ही दिन रहेगा, फिर ये हो जाएगा 66। ठीक है, इंडिया में वो ऐसे नॉर्मली था, अपने चेन्नई वाले गांव में होगा। ठीक है, अब उसका यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं हम लोग। वह जून में शिप में कितना दिन था, 6 से लेकर के 6 से काउंटिंग 25 दिन होगा, 6 से काउंटिंग शुरू कर लो तो 25 दिन होगा। कैसे, 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन, 10 से 20 10 दिन, और 20 से 30 20 दिन। ठीक है, तो 25 दिन इंडिया में था। जुलाई का 31 डेज, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, कितना तारीख को पहुंचा था वहां पे, 9 दिसंबर को पहुंचा था। नवंबर में 30 और दिसंबर में 9 डेज, टोटल ऐड कर दो, कितना आएगा, 187 आ जाएगा। क्लियर ना। अब देखो वही चीज वहां पे 187 के बारे में लिखा है। अकॉर्डिंगली 187 डेज कैसे आया पता चल गया, have to be excluded from the period of his stay in India. फिर consequently Mr. Anand's period of stay in India during the previous year 2021 would be 178 days. Since his period of stay in India during the previous year is less than 182 days,
ही इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर। अब ये कैसे निकाला जाएगा आप लोगों को, ये 178 डेज उसका कैसे आएगा, पता कैसे चलेगा उसका 178 डेज? 365 हाँ, आप ये भी कर दो, ऐसे कर दो, 365 माइनस 187 कर दो। जब वो अपना ये में बिताया था, बोट में पूरा बिताया था, तो कितना आएगा? ये 178 आएगा। मतलब लेस देन कितना है? लेस देन 182 डेज है ये। आप समझ रहे हो ना? 365 डेज का ईयर है पूरा, उसमें से 187 डेज वो जो बोट में बिताया था उसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है? तो उसका टाइम आएगा 178 डेज, जो कि 182 डेज से क्या है? कम है। और इस ऐसे इंसान लोगों के लिए 182 डेज वाला कंडीशन अप्लाई होगा, तो अभी वो इंडिया का क्या मान लिया जाएगा? नॉन रेसिडेंट उस ईयर के लिए। और वैसे भी अगर हम ऐसे माइनस करके नहीं देखते हैं तो इतना टाइम तो वो अपने शिप में बिताया था, है ना? इंडिया में तब वो कितना दिन रहा था? 66 डेज। ऐसे हिसाब से अगर देखो तो ये भी तरीके से आप लिख सकते हो कि 66 डेज ही तो वो इंडिया में रहा था, बाकी तो शिप में था, शिप वाला काउंट में नहीं आएगा। तो वो 182 डेज से तो कम ही रह रहा है, तो इंडिया में उसको उस ईयर के लिए क्या मान लिया जाएगा? नॉन रेसिडेंट। 82 डेज से अगर ज्यादा होता तब उसको इंडिया में क्या माना जाता? रेसिडेंट माना जाता, ठीक है? तो यह उस ईयर के लिए इंडिया में नॉन रेसिडेंट है। अब देखो यहां पर अगला जो आपको पॉइंट दिया गया है, यहां पर दूसरा नंबर पॉइंट, इसके जस्ट बाद सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A क्या है? नया है कि पुराना है? नया है। ये डिम्ड इंडिविजुअल के लिए ये क्या बोला है? डिम्ड रेसिडेंट के लिए नया रूल्स आया है। पहले ये था नहीं। मैं इतने दिन से जब से पढ़ा रहा हूं या मैंने खुद जब पढ़ाई किया तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 बहुत मजे से पढ़ लेते थे, याद भी था आपको। ये आपके लिए नया है, आपके लिए ही ये मिला है पूरा एकदम, समझ गए ना? और आपके बाद जो लोग पढ़ेंगे वो लोगों के लिए डिम्ड रेसिडेंट ये नया सेक्शन डाल दिया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, ठीक है? बोला एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन having total income other than from income from foreign source, clear na, exceeding rupees 15 lakh during the previous year would be deemed to be resident in India in that previous year if he is not liable to pay tax in any other country. Any other country, आगे ये भी बोल दिया, if he is not liable to pay tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence of or any other criteria of similar nature. मतलब बोल रहा है ना कि उसका इनकम वो ऐसे रहता है ना, किसी दूसरे कंट्री में भी तो रूल्स होगा ना टैक्स का। हो सकता है 182 डेज वहां पे नहीं होता होगा, कुछ और दिन होता होगा। फॉरेन का अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अपने को इंडिया से भी मतलब है। तो बोला कि दूसरे देश में भी वो इस तरह से कहीं पे भी रेसिडेंट नहीं साबित हो पा रहा है। इंडिया में वो आता है 15, इसका इनकम कितना होता है? 15 लाख से ज्यादा, ठीक है? जो कि उसका फॉरेन ये से तुम्हारा इंडिया से इनकम अर्न कर रहा है अदर देन द फॉरेन इनकम छोड़ करके। तो ऐसे लोगों के लिए उसको डिम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। और फिर इंडिया में वो भी मैंने बात बताया था कि 120 दिन कम से कम वो इंडिया में रहता भी है पिछले 4 साल में। वो ऐसा जानबूझ के करता है, थोड़ा थोड़ा हर जगह पे हर देश में रहता है, ठीक है? बड़े लोग ऐसे कर भी सकते हैं अपने इंडिविजुअल टैक्स बचाने के लिए। तो उन लोगों के लिए सब रूल्स बना दिया। बोला however this provision will not apply in case of an individual who is resident in India during the previous year as per section 6 subsection 1। जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के में आ ही जाएगा तो उसके लिए तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, तब तो ऐसे ही रेसिडेंट है, तो उसको डिम्ड रेसिडेंट मानने की जरूरत क्या है? जो प्योर रेसिडेंट है उसको डिम्ड में मानने की जरूरत ही क्या है? तो वो लिखने का जरूरत भी नहीं था, बट ये लो लिख देता है, लो रूल्स है तो लिख के देता है लो। अब देखो यहां पर, अब तो ये डिसाइड हम लोगों ने कर लिया कि रेसिडेंट किनको बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट किनको बोलते हैं और डिम्ड रेसिडेंट किनको बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब जब कोई पर्सन रेसिडेंट मान लिया जाएगा, मतलब रेसिडेंट है या रेसिडेंट उसको मान लिया जाएगा, डिम्ड रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट मान लेना, तब हम इस बात की तलाश करेंगे कि क्या वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। यह बात हमें पता करना होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि वह इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के कंडीशंस को सेटिस्फाई करके वह रेसिडेंट बन जाता है,
उसके बाद अब हम दूसरे तलाश में आगे बढ़ेंगे कि क्या वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इस बात का जानकारी करेंगे। और इसके लिए हमें पढ़ना होगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। कौन सा सेक्शन? सबसेक्शन 6। इसमें भी 2 कंडीशन है और इसमें उसको दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करना होगा। पिछला वाला में क्या था, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में क्या था, कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करके वह रेसिडेंट बन जा रहा था, लेकिन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के उसके दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई करने होंगे। क्या कंडीशन है पहले समझो, कंडीशंस बोर्ड पे समझाता हूं आपको, बहुत सिंपल है। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है अपना 2021। ठीक है, इसके ठीक इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में प्रीवियस ईयर्स 7 साल में उसको कितना रहना होगा? यहां बोला इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन नॉन रेसिडेंट इंडिया इन एनी 9 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर। क्या ये लिख रखा है? If such individual has been non-resident in India in any 9 out of 10 previous year preceding the relevant previous year, 4 कंडीशंस इसमें डाल के रखे हैं, सब बढ़ा दिया लो, चेंज एकदम पूरा। ठीक है, ध्यान दो यहां पर क्या बोला है आपको। पहले तो वो दूसरा वाला कंडीशन इसका दिया वो देख लो कि 7 ईयर्स में प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में 729 डेज, 729 डेज दिया ना, 730 डेज दिया है, 9 डेज और लेस। ठीक है, उसको एक बार पढ़ते हैं हम लोग पहले, ठीक है ना। वहां से बोला रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये बोला है ना, ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए यहां पे बोला है। आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले पे ये जो रूल्स लिखा है ना, ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए लिखा है। ओनली इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ये लोग ही RNOR हो सकते हैं, सिर्फ ये 2 लोग, मतलब इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ROR और RNOR में बट सकता है। बोला ऑल अदर क्लास ऑफ SSC कैन आइदर बी रेसिडेंट होता है या नॉन रेसिडेंट होता है। ये तो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन के समय ही बोल दिया था। बोला नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन इज वन हु सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए बोला है। आप लोग कॉपी निकालो, एक बार एक रूल्स लिखना है आपको, लिख दो। ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसको कब बोला जाएगा, ये आप लिखोगे पहले। लिखना एडिशनल कंडीशंस टू टेस्ट TEST टू टेस्ट वेदर resident is ordinary resident or not, ordinary resident or not, ordinary resident or not, कि वह ROR है कि RNOR है।
RNOR का मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ROR का मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ब्रैकेट में वहां पे लिख देना सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, इसमें लिखोगे। अब नीचे ना एक हेडिंग दे देना ऐसे ROR, और फिर उसमें लिखोगे ROR के पास लिखोगे if a resident individual satisfies the following two additional conditions, कॉमा देके लिखना, he will be treated as ROR, sorry, he will be treated as ROR। नंबर ए दे के लिखना, he has been resident in India in at least two out of 10 previous years, immediately preceding the relevant previous year, preceding year। और दूसरा, he has resided in India for a period of 730 days, or more during 7 PY immediately preceding the relevant previous year, immediately preceding the relevant previous year। ये मैंने जो कंडीशन लिखा है ये ROR बनने के लिए है, और आपके यहां पे जो पीडीएफ में लिखा है वो किस चीज का लिखा है, RNOR के लिए, लेकिन ये चारों है अमेंडमेंट के साथ है, उसको भी अपने आके पढ़ना है। सो कम टू ऑन स्क्रीन, आ जाइए आप लोग। वे सबको एक टैब दिया जाएगा, तुम लोग टैब से पढ़ाई करेगा। देखो फी में प्लस 3000 कर देना, मिल जाएगा टैब, बस। हाँ इतना सस्ता, हाँ 3000 में। हाँ जी, सर्विस मेरे को देना है ना। टैब लेकिन हम लोग का। हाँ जी, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ओनरशिप आपके पास रहेगा उसका हमेशा के लिए, नो रिटर्न। हाँ जी, चलिए। कौन सा कंपनी? रेसिडेंट एंड किंडल नहीं दिलाएंगे ना, उसका तो 12,000 प्राइस है। देखिए बच्चों, पेज नंबर 2.8 पे आप लोग आ जाइए, जो पीडीएफ आपके सामने है उसके पेज नंबर 2.8 पे आप आ जाइए। लिखा है ओनली इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन बी ROR एंड RNOR। ROR रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बंटवारा सिर्फ दो लोगों के बीच है। किसका मतलब ये चीज दो लोगों में ही चेक किया जाएगा, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, फिर बोला है इंडिया
ऑल अदर क्लासेस ऑफ एसएससी, जैसे कि फर्म हुआ, कंपनी हुआ, एओपी हुआ, बीओआई हुआ, इन लोगों के लिए सिर्फ दो ही बातें होती है, या तो रेसिडेंट या फिर नॉट रेसिडेंट। डन ना। फिर बोला है अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब RNOR पर्सन इज वन, RNOR किनको माना जाता है, इज वन हु सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द कंडीशंस। नीचे दिए गए 4 कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन में आप आते हो तो आपको RNOR माना जाएगा, और किसी में भी अगर नहीं आते हो तो आप क्या हो, फिर ROR हो, तब तो ROR हो जाओगे। पहला कंडीशन देखिए, बोला है इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी 9 ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब अपना रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 2021, क्लियर। उसके ठीक पीछे के इमीडिएटली प्रीसीडिंग का 10 साल, मतलब 1920, 1819, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, उसके बाद 13-14, 12-13, 11-12, 10-11, 10 साल हो गया क्या? ठीक है। इसमें से बोला इस 10 साल में अपने प्रीवियस ईयर का अपना रेलिवेंट प्रीवियस ईयर ये है, ये RPY अपना ये है, ठीक है ना। कुड़ी 21, इसके ठीक पीछे के 10 साल में वह 9 साल में क्या रहा है, NR रहा है। एग्री हो? लिखा क्या है, इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी ऑफ द 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तब ऐसे सिचुएशन में उसको क्या मान लिया जाएगा, NR मान लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, तब ऐसे सिचुएशन में वह RNOR माना जाएगा। NR तो वह पहले था ही, और इस साल में 9 साल वह इंडिया में कभी नहीं था, लेकिन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर वो इंडिया में रेसिडेंट है, तो वह सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब माना जाएगा, सॉरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। इधर वह ज्यादा दिन रहा होता तब वो ROR भी बन सकता था। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, वह पीछे के अपना रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के ठीक 10 सालों में वह 9 साल में NR था, लेकिन अपने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में वह इंडिया में रेसिडेंट है, तो वह किस टाइप का रेसिडेंट होगा, ROR की RNOR, RNOR टाइप का रेसिडेंट होगा। सहमत हो? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोला है, मैंने 730 दिन या उससे ज्यादा लिखवाया था, यहां पर बोला है कि 7 साल में 729 दिन से कम रहा है ना। 729 दिन या उससे कम अगर इंडिया में रहा है पिछले 7 साल में, पिछला 7 साल मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के ठीक पहले का 7 साल, तो कौन कौन सा है, स्टुअर्ट, ये यहां तक, ये रेड बॉक्स में जो है, ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 इयर्स ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, इसमें वह 729 डेज और लेस देन 729 डेज, 729 दिन या उससे कम रहेगा तभी उसको इंडिया में क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा, मतलब RNOR माना जाएगा। क्या माना जाएगा, RNOR माना जाएगा। तीसरा के लिए क्या बोला है, तो अमेंडमेंट्स है। बोला है आपको इफ सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्लियर ना। फिर बोला हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स और विजिट टू इंडिया इन अ प्रीवियस ईयर हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग ₹15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हु हैज बीन इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, तब ऐसे लोगों को RNOR माना जाएगा। नहीं समझे मेरे बात को, एकदम क्लियर बात है। भारत का नागरिक है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हिंदी में समझ लो, सुन लो एकदम प्यार से। हाँ, भारत का नागरिक है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु परमानेंटली रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया बट कम्स टू इंडिया फॉर अ शॉर्ट विजिट,
एंड अर्न्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 15 lakhs, कम से कम कितना बोला है, एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख, 15 लाख या उससे ज्यादा, बट रिसाइड्स इन इंडिया फॉर 120 days और मोर बट लेस देन 182 days। जैसे कि 145 दिन इंडिया में रहता है, 45 समझ में आता है ना, 145 डेज रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको RNOR माना जाएगा। समझ में आई बात? उसको रेसिडेंट कब माना जाता? पर ये तो एक्सेप्शन वाला है लोग ना, 60 डेज वाला कंडीशन इनमें अप्लाई होता नहीं है और 182 डेज पार करेगा तब उसको रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, ROR तब माना जाता। तो ऐसे सिचुएशन में रेसिडेंट तो है लेकिन RNOR टाइप का रेसिडेंट है। क्लियर ना? चौथा नंबर पे आ जाइए। If such individual is an Indian citizen who deemed to be resident in India under section 6 subsection 1A, मतलब ऊपर वाला, तो ऐसे लोगों के लिए भी if an individual is an Indian citizen who is deemed to be a resident in India, तो ऐसे लोग भी क्या हो जाएंगे? RNOR माने जाएंगे। फिर बोला इट मे बी नोटेड दैट द डीम्ड रेसिडेंट विल ऑलवेज बी अ, और ये भी है डीम्ड रेसिडेंट हमेशा RNOR ही होगा। ये बात भी दिमाग में रख लो, डीम्ड रेसिडेंट अगर आ गया ना तो दिमाग मत चलाना, उसको RNOR ही मानना। लिख दिया ना बगल में ब्रैकेट में कि डीम्ड रेसिडेंट मतलब RNOR। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल है, ये वो छोटा छोटा चीज है, ठीक है ना, एकदम। जो बड़ा चीज आपको समझने का तो बोर्ड पे अपने सॉल्व करेंगे, मैं तो सम्स भी दूंगा आपको करने के लिए। ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट का मैट में तो बहुत सारे सम्स भरे हुए हैं। पुराना वाला से मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि अमेंडमेंट्स के साथ करना है, तो वेट करो तब सम्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, ब्रेटली पता है ना, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट इंडिया फॉर 100 days इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर, और उसका ये पिछले 10 साल से ऐसा है, आते रहता है। पैसा की बात है ना, ऑस्ट्रेलिया में इतना पैसे नहीं मिलते हैं। फिर बोला है कि उसका रेसिडेंशियल पिछले 10 साल से ऐसा आ रहा है। फिर बोला है कि फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, ये बताना है उसका। इस साल भी अपने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में भी वो 100 डेज से ज्यादा रहा इंडिया में। फिर बोला वुड योर आंसर चेंज इफ एनी फैक्ट रिलेट्स टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट्स द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले अपने ब्रेटली अंकल का देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा तुम लोग देखा है क्या ब्रेटली को, कभी देखा है क्या? मुझे अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन मैं बहुत खुश हुआ था। एक दिन का वो मौका था, उसको चोट लगा था ना, बहुत मैं खुश हुआ था। देखो वो ध्यान दो, यहां पर बोला है ना कि ब्रेटली अपने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहता है। पहले इसको फ्रेश करते हैं। अपना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021 है, उसमें वह कितना दिन इंडिया में रहता है? थोड़ा बोलो रे बाबा। 100 डेज रहता है। प्रीवियस ईयर 2021 में 100 डेज वह इंडिया में रहता है। क्लियर? फिर उसके पहले के तो हर साल वह इंडिया में ही था। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर लिख दो 1920, उसके बाद 18-19, 17-18, 16-17, हर बार वह 100 दिन रहता है। 100 डेज, यहां भी 100 डेज एवरी फाइनेंशियल ईयर में आता है ना, और 100 डेज टोटल कितना हो गया? 400 डेज हो गया। हाँ 10 ईयर्स से आता है, लेकिन अपने को 4 साल का यहां पर उसका ये चेक करना है ना, प्रीवियस 4 ईयर्स में चेक करते हैं ना, है ना। तो पिछले 4 साल में 400 दिन वह इंडिया में रहा है और इस साल 100 दिन रहा है। और अपना कंडीशन क्या था? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का दूसरा कंडीशन क्या था? 60 डेज से ज्यादा, कम से कम 60 डेज, और पीछे के 4 साल में 365 दिन से ज्यादा, तब वो उसको इंडिया में रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो क्या वह रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में रेसिडेंट है? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. है ना? एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 ब्रेटली इज द रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर है?
आगे देखो वही लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन कि मिस्टर ब्रेटली हैज बीन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 365 डेज इन द 4 प्रीवियस ईयर्स, 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर्स। तो बोला है यहां पर कि ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, therefore since he satisfies one condition of section 6 subsection 1, so he is a resident in India है। अब हम चेक करेंगे कि वह RNOR है कि ROR है। तो पिछले 10 साल से वह 100 दिन के लिए आ रहा था, तो पिछले 7 साल में 700 दिन के लिए इंडिया आया होगा। और मैं बोला था कि 729 डेज से अगर कम इंडिया में रहता है तब उसको RNOR माना जाएगा। तो इसका तो 700 दिन ही हो रहा है ना, तो क्या माना जाएगा? RNOR माना जाएगा। तो नीचे वो भी पढ़ लो, देखो 700 दिन का कैलकुलेशन भी दिखाया है। मैं भी चाहूं तो ईयर का नाम लिख के यहां दिखा सकता हूं, है ना। और यहां पर फिर क्या किया, वो बोला है कि सिंस हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स इज लेस देन 729 डेज या 730 डेज, कुछ भी बोल सकते हो। He is a not ordinary resident in the assessment year 21-22 या फिर previous year 2021। क्लियर ना। तो मिस्टर ब्रेटली इज अ रेसिडेंट बट नॉट, लास्ट में इसमें कंक्लूजन बोल के हम लोग लिखते हैं ऐसे, जब पूरा सम्स बनाने के बाद ना कंक्लूजन। अच्छा, ये सम्स ऐसा आता है आपके एग्जाम्स में, तो आपको ना ये पूरा ये खाका बना के दिखाना होगा। लिखना इसमें खाका बनाओ या नहीं बनाओ, कैलकुलेटर में भी कर लो, बट ये लिखना आपको जरूर पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन ये होमवर्क रहेगा, आपको लिख के लाना होगा। कॉपी पे लिखा मेरे को चाहिए बस। क्या ये ऐसे? हाँ, ये तो कैलकुलेशन दिखाना ही है, जो लिखना है ना कि मिस्टर ब्रेटली हैज बीन इंडिया फॉर 60 डेज, जो लिखा है ना लाइन 400 दिन के नीचे, वो एकदम एग्जाम्स में लिखना इंपॉर्टेंट होता है अगर सम्स आता है तो। देखो सीए के एग्जाम्स में इसके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू है, ठीक है। सीए में तो एमसीक्यू भी है, टैक्स में तो हाँ, तो उसमें 30 नंबर का, हाँ जी, तो उसमें आपका एमसीक्यू आ सकता है। कोई सीएस बैठेगा तो उसका भी एमसीक्यू ही एमसीक्यू रहता है पूरा पेपर में। आपका भी एमसीक्यू रहता है 25 नंबर का अगर ऑनलाइन एग्जाम ना हो तो, लेकिन आपका रिटन में भी इधर से क्वेश्चन आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो सो आप लिखने का प्रैक्टिस जरूर करिएगा। लिखने में कितना मार्क्स का? लिखने में किसका? कितना मार्क्स? रिटन में 75 का, ये आएगा आपका 4 नंबर या 5 नंबर का, ऐसे होगा। क्लियर ना। तो फिर ये हो जाएगा क्या यहां पर आपका कि एन इंडिविजुअल नॉट बिंग, ये सब तो लिख ही दिया रूल्स यहां पे आपको आगे का। अब श्रीनाथ वाली बातें हैं, ये सब को खत्म कर लेते हैं एक बार। श्रीनाथ के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पे आ जाओ पहले, है ना। बोला था इन द अबव फैक्ट रिलेट टू मिस्टर Srinath, an Indian citizen who residing Australia comes to a visit to India. What would be treated as resident in India, irrespective of his total income, excluding from the foreign source, since in India in current financial year it is less than one. क्या ये बोल रखा है पूरा क्वेश्चन को ही पलट दिया, नॉन रेसिडेंट लिखा। कहाँ पे? He would be treated as non-resident. अच्छा, मैं तो क्वेश्चंस पे मेरे को पहले आना चाहिए, पहले क्वेश्चन देखो, ठीक है, हम आंसर्स रहेंगे। वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट रिलेट टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स इन इंडिया, रिसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का सिटीजन ऑस्ट्रेलिया में रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम को वो ट्रेनिंग दे रहा है, अभी कोच बन गया उसका, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वो एग्जाम्पल में है। अच्छा, तो ऐसे सिचुएशन में देखो क्या बोला है, in the above fact relate to Mr. Srinath, an Indian citizen who resides in India comes to a visit to India, he would be treated as non-resident in India during irrespective of his total income. उसका इनकम कितना है? 120 दिन से तो पहले कम रहता है ना, और वह शॉर्ट विजिट के लिए आता है, तो ऐसे लोग तो इंडिया में नॉन रेसिडेंट मान लिए जाएंगे, है ना। क्यों नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा इसको? क्योंकि 120 डेज से यह कम रहता है इंडिया में, 100 डेज के लिए रहता है। तो फिर तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है आपको?
तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैज विजिटेड फॉर इंडिया 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज? तब आंसर आपका क्या होगा? तब हम चेक करेंगे उसका यहां पर कि इन दिस केस इफ श्रीनाथ टोटल इनकम exceeds rupees 15 lakh he would be treated as resident but not ordinary resident. तब तो वो RNOR हो जाएगा, है ना? 15 लाख, हाँ 15 लाख इनकम जरूर लिखना होगा, उसका इनकम सब में मेंशन हो या ना हो आपको इस तरीके से लिखना होगा, क्योंकि आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A ध्यान में रखना है, ठीक है? तो यहां पे हो जाएगा एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A उसकी इनकम लिखना होगा. इन दिस केस इफ श्रीनाथ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द फॉरेन सोर्स एक्सीड्स रुपीज 15 लाख, 15 लाख से एक्सीड कर गया, एंड ही वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट, क्योंकि वह 120 दिन से ज्यादा रह रहा है, बट लेस देन 182 डेज, देन ही इज द रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना 2021, बट ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि उसमें तो क्लियर रूल है आपका कि जो लोग डिम्ड एसएससी होगा, डिम्ड रेसिडेंट होगा, उनको आपको RNOR ही मानना है. तो ये दो क्वेश्चंस के साथ अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. अगले क्लास से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से अपने पढ़ाई करेंगे, और आज का क्लास यहीं पे आपका स्टे करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय.